देखिए जो फर्स्ट चैप्टर है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का, वो है दोनों इंस्पायरिंग स्टोरीज है, दोनों इंस्पायरिंग। टू पार्ट्स जो इसकी है, एक तो ब्लैक एरोप्लेन, सॉरी, एक तो है हिज फर्स्ट फ्लाइट, एक का नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट, और सेकेंड पार्ट इज ब्लैक एरोप्लेन। दोनों को रिलेट किया है कि किस तरह से ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। दो कहानी, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, कॉम्बिनेशन है दो इंस्पायरिंग स्टोरीज का। दोनों कहानी इंस्पायरिंग है, दोनों कहानी, बोथ आर इंस्पायरिंग स्टोरीज, बोथ आर इंस्पायरिंग स्टोरीज। इंस्पिरेशन देती है, यानी कि आपको प्रेरित करती है कुछ अच्छा करने के लिए। अपने जीवन में आपको जो आगे बढ़ना है, तो एज ए स्टूडेंट वो भी आपके लिए एक उड़ान ही है। तो उस उड़ान को आप कैसे अपने जीवन में, बहुत सी मुश्किलें, उड़ान जब आप भरना चाहेंगे तो बहुत सी मुश्किलें आपके रास्ते में आएंगी, और उन मुश्किलों से आप कैसे पार पाएंगे, कैसे आप आगे बढ़ेंगे, उन मुश्किलों को कैसे ओवरकम करके आप आगे बढ़ेंगे, ये इस कहानी का मेन हिस्सा है। यानी कि इसी में आपको ये समझना है कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना है। कि दोनों कहानी में आप देखेंगे दैट ब्रेवरी एंड कवार्डाइस आर द रिलेटिव टर्म्स। ब्रेवरी, दोनों चीजें, ब्रेवरी एंड कवार्डाइस, ये दोनों, यानी बहादुरी, और बहादुरी का उल्टा क्या हो जाएगा बताइए, जिसकी अंग्रेजी है कवार्डाइस। बहादुरी शो नहीं करना, चलिए बहादुरी का ऑपोजिट एग्जैक्ट वर्ड अभी माइंड में नहीं आ रहा है, देख लेंगे। तो ये दोनों कैसे ये रिलेटिव टर्म्स हैं, यानी दोनों एक दूसरे को अपोज करने वाली चीजें, ठीक है। जो पहला चैप्टर है फर्स्ट फ्लाइट, इसमें आप देखेंगे प्रोटैगोनिस्ट के रूप में एक तो सीगल्स की फैमिली है, सीगल की फैमिली है। सीगल पक्षी है, समुद्र के किनारे पाया जाने वाला पक्षी है। तो सीगल का पूरा परिवार है जिसमें 6 मेंबर्स हैं, और दूसरा है यंग सीगल, एक युवा जो अभी कुछ दिन, 2 दिन 4 दिन पहले जिसका अभी जन्म हुआ है, तो वो सीगल है। देखिए कहानी कहता है कि ऐसे कि दिस स्टोरी इज अबाउट अ फैमिली ऑफ सीगल्स। देयर वाज अ यंग चाइल्ड इन द फैमिली हु वाज अनेबल टू फ्लाई। वो उड़ नहीं पाता है। बाकी जो उसके इवन जो छोटे भाई बहन थे जिनका जन्म उनके बाद हुआ था, वो भी वहां से उड़ के चले गए थे, वो भी उड़ के चले गए थे। लेकिन वो जो यंग सीगल है, वो उड़ान भरने में अपने आप को अक्षम पाता है। वो जब उड़ान भरने की कोशिश करता है तो कहीं ना कहीं उसे अपने आप को वो कमजोर पाने लगता है। और उस समय में जो उसके वो साहस नहीं समेट पाता है वो उड़ान भरने की, और इस वजह से द स्टोरी हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स इन वंस लाइफ। एक चीज और बताता है कि फिर किस तरह से पूरा परिवार मिलके, यानी पूरा सीगल का जो पूरा फैमिली है, उसको वो उड़ान भरने में मदद करता है, उसकी हेल्प करता है, सीगल का पूरा परिवार। तो एक ये भी चीज देखने को मिलती है कि किस तरह से परिवार का इंपॉर्टेंस कितना बढ़ जाता है, परिवार और दोस्त का इंपॉर्टेंस बढ़ता है कैसे, कि ये दोनों की भी हमारे लाइफ में बड़ी जरूरत पड़ती है। इट ऑल्सो गिव्स द मैसेज दैट वन नीड्स टू बिलीव इन। और एक और मैसेज देता है, एक और मैसेज हमें मिलती है इससे कि हमें सेल्फ पे विश्वास करनी चाहिए, सेल्फ टू
ओवरकम ऑल द हर्डल्स ऑफ आवर ऑन लाइफ। अगर आपके जीवन में मुश्किलें आती हैं, उन मुश्किलों से अगर आपको बाहर निकलना है, उन मुश्किलों से अगर निजात पाना है, मुश्किलों से बाहर निकलना है, उन हर्डल्स को आपको दूर करना है, तो आपको क्या करना है? सेल्फ पे विश्वास करना पड़ेगा, खुद पे विश्वास जगाना पड़ेगा, खुद पर पूरा भरोसा करना पड़ेगा। सीगल की फैमिली होती है, द सीगल फैमिली कंसिस्ट ऑफ, उसमें 6 मेंबर्स हैं। 6 मेंबर्स में कौन कौन है? उसके मदर हैं, फादर हैं, है ना। सीगल, ये सीगल्स की फैमिली देखिए, जिसमें फादर है, मदर है, फादर मदर, इसके बाद 3 सन्स एंड 1 डॉटर। ये 6 मेंबर्स की इनकी फैमिली होती है, 6 मेंबर्स की फैमिली होती है। ऑल ऑफ देम एक्सेप्ट द, वो जिस यंगेस्ट, जो सबसे छोटा सन था, उसके उसके अलावा जो भी थे सारे एक्सपर्ट हो चुके थे फ्लाइंग में, सब उड़ने लग गए थे। His parents have tried several times to teach him. पेरेंट्स ने बहुत कोशिश की कि इसको भी बताते हैं, इसको भी सिखाते हैं, उड़ने की कला में उसको भी माहिर बनाते हैं, लेकिन ये हो नहीं सका। जब कभी भी वो आगे बढ़ता था, पहाड़ की जो पहाड़ की उसका जो घोंसला बना हुआ था, वो पहाड़ के सबसे ऊंचे और अंदर वाले हिस्से में, तो वहां से निकल के जैसे वो कोशिश करता था बाहर की ओर उड़ान भरने की, उसको एक मॉन्स्टरस फियर जो है सो जकड़ लेता था, भयानक डर उसको चारों ओर से जकड़ लेता था, और फिर वो आगे उड़ान भरने में सक्षम नहीं होता था। आगे नहीं, फिर वो वापस आ जाता था अपने उसी लेज में, वही जो पहाड़ की छोटी सी कंदरा जो थी उसमें आके वो फिर वहां रुक जाता था। इसका मतलब यह है कि आफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, वो डर रहा था उड़ने से। तो उसकी ये जो बता रहा था कि ब्रेवरी एंड कवार्डेस, कवार्डेस का मतलब होता है कायरता। ये दोनों रिलेटिव टर्म्स हैं, बहादुरी और कायरता। बहादुरी और कायरता दोनों रिलेटिव टर्म्स हैं, और इन रिलेटिव टर्म्स का यहाँ प्रयोग किया गया है। तो देखिए किस तरह से वो, उसकी जो कायरता थी, कवार्डाइस जो थी, उसकी वजह से चारों ओर से डर से जकड़ जाता था और वो आगे उड़ने में सक्षम नहीं हो पाता था। तो उसको फूड भी नहीं मिल रहा था। इस पेरेंट्स ने ट्रैक बहुत कोशिश की, लेकिन तो फूड वगैरह भी उसको दिक्कत हो रही थी। ही रिलाइज ऑन द फूड दैट हिज पेरेंट्स ब्रिंग बैक फ्रॉम देयर फ्लाइट्स। तो जो कुछ भी थोड़ा बहुत भोजन था वो उसके पेरेंट्स ला के दे रहे थे, उसी से वो अपना काम चला रहा था। लेकिन लास्ट के दिनों में उन्होंने भी छोड़ दिया, क्योंकि जब तक वो खुद सेल्फ, जब तक वो स्टेप नहीं उठाएगा, सेल्फ स्टेप उठाए बिना वो कर ही नहीं सकता था, वो आगे बढ़ ही नहीं सकता था, उड़ान भर नहीं सकता था। तो young seagulls fear of flying. The youngest son is afraid of flying as he thinks that if he flies, वो सोच ये रहा था, उसको किस बात का डर लगता था कि अगर वो उड़ान भरेगा तो उसके जो विंग्स हैं, उसके जो पंख हैं, वो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, उसको पंख सपोर्ट नहीं दे पाएंगे, और वो गिर जाएगा एंड फॉल डाउन इन द सी बिलो एंड ड्रॉन, और वो डूब जाएगा, समुद्र में गिरेगा और डूब जाएगा। इवन हिज पेरेंट्स हैव रिब्यूक्ड हिम, और उसके पेरेंट्स तब क्या किया कि पेरेंट्स भी उसको डांटने लग गए। दे इवन थ्रेटेंड हिम, यहां तक कि उसको थ्रेटनिंग दिए, वार्निंग दिए, धमकी दी कि अगर वो उड़ान नहीं भरेगा, इफ ही डजंट फ्लाई, अगर वो उड़ान नहीं भरेगा तो ही वुड डाई ऑफ हंगर, उसके लिए कोई भोजन की वो व्यवस्था नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं लाके देंगे खाने के लिए, और उसे भूखे मरना पड़ेगा। ऐसा यहां तक उसको कह दिया, बट ही डज नॉट ट्राई, लेकिन फिर भी वो कोशिश नहीं कर रहा था। पेरेंट्स लीव यंग सीगल अलोन, अब उसको अकेला छोड़ देते हैं। आफ्टर सो मेनी फेल्ड अटेम्प्ट्स, बहुत प्रयास किया लेकिन हर प्रयास उसका असफल हो जाता था। हिज पेरेंट्स लीव हिम अलोन ऑन द रॉक विदाउट फूड, तो बिना भोजन के उसको एक पत्थर पे छोड़ देते हैं। दे इवन टॉन्ट हिम, उसको टॉन्टिंग भी कर रहे थे, बीच बीच में उसको टॉन्टिंग कर रहे थे, उसका उपहास उड़ा रहे थे बोल बोल के।
उसके कवार्डाइज की वजह से, उसकी कायरता की वजह से। द यंग सीगल लुक्ड एट हिज ब्रदर्स, और बड़े लालच भरी नजरों से वो जो यंग सीगल था वो अपने भाइयों को, बहनों को वो देख रहा था कि किस तरह से वो फिश के टुकड़े निकाल निकाल के खा रहे हैं, है ना। बट नो वन कम्स नियर हिम टू ऑफर फूड, लेकिन कोई भी उसके पास नहीं आता है जो उसको भोजन ऑफर कर सके। उसके his brothers sisters have already had hearty breakfast, उन्होंने ब्रेकफास्ट कर लिया होता है, और फादर सिम्स बिजी इन एडमायरिंग एंड क्लीनिंग द फेदर्स, फिर वो देखता है कि उसके जो फादर हैं, वो फादर जो है सो उनके पंखों को सहला रहे हैं, उसकी प्रीनिंग कर रहे हैं, और एंड ट्राइज टू टेम्प्ट हिम विथ पीस, और यहाँ तक कि मछली के टुकड़े ले लेकर उसको वो क्या कर रहे हैं, फिर मतलब लुभा रहे हैं। फिर मदर को एक प्लान आती है, जो मदर सीगल थी उसको एक प्लान दिमाग में आता है, वो देखती है उसकी तरफ एंड ट्राइज टू टेम्प्ट हिम विद पीसेस ऑफ फिश, फिश के टुकड़े लेकर उसको टेम्प्ट करने की कोशिश करती है, उसको लुभाने की कोशिश करती है। हिज बेगिंग एंड क्राइंग डज नॉट अफेक्ट हर, लेकिन उसके वो बार बार अपनी आवाज निकाल के, जैसे कि वो बेग कर रहा हो, जैसे उसको उनको पुकार रहा हो, अपनी दयनीयता दिखा रहा हो, अपनी मजबूरी दिखा रहा हो कि भाई तुम आओ मेरी मदद करो, मुझे कुछ खाने के दो, बट दे डिड नॉट हेल्प। द यंग सीगल वाज वेरी, अब उसको भूख, बहुत ज्यादा भूख जब लग रही थी, वो हंगर से व्याकुल हो रहा था, परेशान हो रहा था, उस केस में he was surprised enough at his mother's ignorance, वो देखता है कि माँ भी उसको इग्नोर कर रही है, माँ भी उस पर ध्यान नहीं दे रही है उसकी इस पिटीफुल कंडीशन को देखकर। thus he dives for food, फिर वो भोजन के लिए डाइव लगा देता है, छलांग लगा देता है। वो आती है अपने चोंच में मछली का एक टुकड़ा लेकर आती है, लेकिन वो ज्यों ही उसके नजदीक पहुंचने वाली होती है कि वो रुक जाती है, एक निश्चित दूरी पर पहुंचकर वो रुक जाती है, ताकि उसको पाने के लिए, उस फिश के टुकड़े को पाने के लिए वो डाइव लगाएगा ही लगाएगा। और जब वो ऐसा करता है, डाइव लगाता है, तो वही वो क्षण था, वो बहुत जरूरी जो पॉइंट था कि ही बिगिंस टू फॉल डाउन। पहले तो वो नीचे की ओर गिरने लग जाता है विद ए स्क्रीम, एक तेज चीख के साथ, एज सुन एज ही डाइव्स, लेकिन जल्दी ही द यंग सीगल बिगिंस टू फॉल इन द सी, ऐसा लगा जैसे समुद्र में नीचे वो गिर रहा हो। ही इज अफ्रेड ऑफ ड्राउनिंग, और तब उसको एक डर समा जाता है कि वो डूबने का डर जो समा जाता है, वो डूबने के डर से फिर सो ही ट्राइज टू स्प्रेड, वो अपने पंखों को फिर खोलने की कोशिश करता है उस डर से बचने के लिए, डूबने से बचने के लिए। व्हाट डज ही डू, ही स्टार्ट्स ओपनिंग हिज विंग्स, अपने पंखों को वो खोलने लग जाता है। ही फील्स, शुरुआत में उसको थोड़ी सी डिजीनेस आती है, चक्कर सा आता है, वो इस वजह से आता है कि काफी समय से वो खाया नहीं था कुछ भी, इस वजह से उसको चक्कर सा आने लग जाता है। बट सून ऑल हिज फियर डिसअपियर्ड, लेकिन जल्दी ही उसके सारे फियर जो होते हैं, सारे डर होते हैं, वो गायब हो जाता है, और अब वो क्या था, उड़ने लग जाता है। ही सोर्स स्लोली डाउनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स, जो उसके उड़ने की जो गति होती है, पहले नीचे की ओर फिर ऊपर की ओर जाना, इस तरह से हर प्रकार की वो उड़ान भरने लग जाता है, हर प्रकार की उड़ान भरने लग जाता है। He soars slowly downwards and upwards. He could finally fly on his own. और अब वो वही क्षण था कि वो खुद से उड़ान भरने में अब सक्षम हो चुका था। फिर वो जल्दी ही देखता है कि उसके मदर, उसके फादर, उसके ब्रदर सब उसके आसपास आके उड़ने लग जाते हैं। और तो इसमें देखिए इनके पेरेंट्स का कितना रोल था कि सब उसको जो टॉन्ट करते हैं, वो भी एक तरीका था, उसको कुछ करने के लिए प्रेरित करने का तरीका था। वो इसी तरीके से देखते हैं कि इसको जब मतलब इसे फीलिंग आएगी, तब जाके ये उड़ान भरने की कोशिश करेगा। फिर वो सीगल काफी खुश हो जाता है, सो हैप्पी एंड सोर्स हायर, वो ऊंचाई की ओर उड़ने लग जाता है, आवाज निकालते हुए, खुशी की आवाज निकालते हुए, गा गा गा। इट वॉज रियली ए जॉयस मोमेंट, और कह सकते हैं ये क्षण बहुत ही खुशी देने वाला था, जॉयस मोमेंट था उसके लिए, उसी के लिए नहीं बल्कि बट फॉर द होल फैमिली। इट वॉज ए जॉयस मोमेंट फॉर द होल फैमिली, पूरे परिवार के लिए ये एक जॉयस मोमेंट था, एक खुशी देने वाला पल था।
उसके ब्रदर्स के लिए, सिस्टर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, वो सब उसके पास आते हैं, उसको एनकरेज करते हैं और अच्छा करने, प्रोत्साहित करते हैं उसको, उसकी प्रशंसा करते हैं, उसकी चीयर करते हैं। द यंग सीगल सक्सेसफुली मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। इस तरह से इस यंग सीगल ने बहुत सक्सेसफुल तरीके से अपनी पहली उड़ान भरी थी। तो बताइए, कुछ क्वेश्चन आपसे पूछता हूं जल्दी से कि व्हाट वाज द यंग सीगल अफ्रेड ऑफ? यंग सीगल किस चीज से डर रहा था? फ्लाइंग से, स्विमिंग से, रनिंग से या हाइडिंग से? फ्लाइंग। फ्लाइंग बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा, व्हाट डिड द यंग सीगल फील अबाउट हिज विंग्स? वो अपने विंग्स के बारे में क्या फील कर रहा था? कि दे वर टू हैवी, दे विल नॉट सपोर्ट। हाँ, वुड नेवर सपोर्ट हिम। सपोर्ट वाली बात आएगी इसमें कि उसके पंख उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल सही है। और इसमें वर्ज का मतलब पूछेगा, वर्ज का सेम मीनिंग क्या है? तो आप बुक रिवाइज करेंगे तब आपको पता चलेगा, वर्ड टू वर्ड रिवीजन करनी पड़ेगी उसके लिए। लेड्ज, ब्रिंक, फ्लैप या बेंड? इसका जवाब आएगा ब्रिंक। उसको किनारा, जो पहाड़ की जो चोटी ऊंचाई वाली जो हिस्सा होता है उसका जो किनारा होता है उसको कहते हैं लेज, या वर्ज, सॉरी वर्ज कहते हैं, वर्ज, वर्ज उसका मतलब होता है किनारा, यानी ब्रिंक। अच्छा बताइए, फॉर हाउ मच टाइम हैज द यंग सीगल बीन अलोन? कितने समय तक वो अकेला रहा था? इसका जवाब आप, फॉर 45 मिनट्स, फॉर 24 आवर्स, फॉर 3 डेज या फॉर 1 वीक? चलिए, आपने चैप्टर अभी नहीं पढ़ा है रिसेंटली, इसलिए आपको नहीं याद होगा। और मैं आपको बता दूं कि ये 24 आवर्स इसका सही आंसर है। Why was the whole family taunting the young seagull? सीगल, पूरा परिवार उसको टॉन्ट क्यों कर रहा था? किस बात पर टॉन्ट कर रहा था, यानी किस बात का उपहास उड़ा रहा था? उसके फॉर हिज फुलिश एक्ट, उसकी मूर्खतापूर्ण हरकत के लिए, उसके झूठ बोलने के लिए, सॉरी लाइन, यानी कि वो जो ऐसे ही वहां वहां पड़ा हुआ था उसके लिए, या उसकी बहादुरी के लिए, या उसकी कवार्डाइस के लिए, कायरता के लिए? कवार्डाइज। कवार्डाइस के लिए, बिल्कुल सही आंसर है। अच्छा, which word in the extract means the same as consume? कंज्यूम करना यानी खा लेना उसका। तो इसका है डिवर, हॉरिंग, कैकल या क्लिफ? डेवर, डेवर, DEVOUR, डेवर इज द करेक्ट आंसर। डेवर का मतलब होता है कोई चीज निगलना, निगल लेना। उसके बाद है व्हाट डज हिज कवार्डाइस इन द एक्सट्रैक्ट सिग्निफाई? कवार्डाइस यहाँ सब जो है कौन सी चीज का है, किस बात की कायरता? फॉर 24 आवर्स, सॉरी, करेज ऑफ फ्लाइट, वीकनेस ऑफ विंग्स, फियर ऑफ फ्लाइंग या एक्ट ऑफ टॉन्टिंग? करेक्ट आंसर इज फियर ऑफ फ्लाइंग। जो डर उसके अंदर समाया हुआ था, उड़ने के प्रति जो उसको डर समाया हुआ था, उसका यहां पर आंसर है। अब चलिए, अब दूसरा पार्ट हम लेते हैं, जो ब्लैक एरोप्लेन। सेकेंड पार्ट इज ब्लैक एरोप्लेन। सॉरी, देखिए, इस स्टोरी में जो नरेटर होते हैं वो आज फ्लाइंग टू इंग्लैंड, वो अपनी ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन लेकर इंग्लैंड के रास्ते पर होते हैं, यानी इंग्लैंड जा रहे होते हैं टू एंजॉय हिज हॉलीडे, ताकि वो अपनी छुट्टी वहां बिता सकें। ही वांटेड टू रीच इंग्लैंड ऑन टाइम सो दैट ही कुड एंजॉय ए गुड इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद हिज फैमिली। वो जल्दी, मतलब कि समय पर पहुंच जाना चाहते थे ताकि अपने परिवार के साथ वो इंग्लिश ब्रेकफास्ट, यानी ये अंग्रेजी ब्रेकफास्ट, वो बढ़िया सा जो ब्रेकफास्ट था वो एंजॉय कर सकें, उसके लिए वो टाइम पे पहुंच जाना चाहते थे। ठीक है। ही वॉज ईगर टू मीट हिज फैमिली, यानी कि उत्सुकता थी उनको, परिवार से जल्दी से मिलने की उत्सुकता थी। ही वॉज ड्रीमिंग ऑफ हिज हॉलीडे, अपनी छुट्टी के बारे में वो सोच रहे थे, सपने देख रहे थे।
The stars were shining in the clear sky. साफ आसमान में तारे भी चमक रहे थे. साफ आसमान में तारे भी चमक रहे थे. Even the city Paris could be seen down below. यहाँ तक कि पेरिस शहर जो है वो भी नीचे साफ दिखाई दे रहा था, चमक रहा था, उसकी लाइट दिखाई पड़ रही थी. He called Paris control to get instructed about the way. वो पेरिस कंट्रोल को फोन, पेरिस कंट्रोल से कंसल्ट करते हैं और रास्ता पूछते हैं और फिर मौसम वगैरह के बारे में भी पूछते हैं सब कुछ. तो वहां से जवाब आता है सब कुछ ठीक है. स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई. एवरीथिंग वाज गोइंग वेल बिफोर ही सॉ. लेकिन थोड़े समय बाद ही उनको क्या दिखाई पड़ता है? स्टॉर्म क्लाउड्स दिखाई पड़ता है. एंड पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड हिम. और पेरिस शहर अब लगभग 150 किलोमीटर दूर रह गया था, पीछे रह गया था. इट वाज नेचुरल फॉर द नरेटर टू पैनिक. और इस भयानक तूफान को देखकर ऑब्वियस था, ये प्राकृतिक रूप से था कि किसी को भी डर लग सकता था. इनको भी डर लगा, इस पायलट को भी डर लगा. He knew that it was not possible to fly up and over those storm clouds. इस भयानक तूफान के ऊपर क्लाउड्स जो दिख रहा था, तूफान की तरह ये क्लाउड्स दिख रहा था, इसके ऊपर जाके उड़ान भरें ये भी संभव नहीं था. दिस वाज नॉट पॉसिबल. तो एंड ओवर दोज स्टॉर्म क्लाउड्स ही वाज कंफ्यूज्ड. थोड़े समय के लिए कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ नहीं आता है क्या करें, परेशान हो जाते हैं, क्या रास्ता लें, कौन सा कदम उठाएं. उसी बीच में एक रिस्क लेना होता है. देखिए, ए रिस्क बट ब्रेव डिसीजन ऑफ द ऑथर. एक रिस्क लेते हैं, लेकिन हम इसे कह सकते हैं कि ऑथर का एक बहादुरी पूर्वक निर्णय था. ये साधारण निर्णय नहीं था, बहादुरी भरा हुआ निर्णय उन्होंने लिया था. एज एवरीथिंग वाज फियरफुल एट द मोमेंट. जब सब कुछ डरावना सा था, द नरेटर डिसाइडेड टू रिस्क. वो खतरा उठाने का सोचते हैं, रिस्क लेने का सोचते हैं. एंड फ्लू इनटू द स्टॉर्म. और सीधे स्टॉर्म के अंदर घुस जाते हैं. बट एवरीथिंग वेंट आउट ऑफ कंट्रोल. लेकिन सब कुछ उनके कंट्रोल से बाहर हो जाता है. सब कुछ, कंपास काम करना बंद कर देता है. एज वेल एज अदर इंस्ट्रूमेंट्स ऑल्सो स्टॉप वर्किंग. और दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स भी काम करना बंद कर देते हैं. और ये सारा जब होता है, जब सारे ये बंद हो जाते हैं, काम करना बंद कर देता है, तो उस परिस्थिति में he was unable to see outside. बाहर भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है. इवन उनकी लाइट वगैरह सब कुछ समाप्त हो जाती है, कुछ काम नहीं करता है. But he was glad to see another person in the storm. लेकिन उनको खुशी मिलती है कि उसी समय में एक दूसरा भी एरोप्लेन उनको दिखाई पड़ता है और एक दूसरा व्यक्ति दिखाई पड़ता है जो उनको इंस्ट्रक्ट कर रहा होता है कि तुम मेरे पीछे पीछे आओ. उनको इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है, पीछे पीछे आओ. Right, guys? The pilot of another plane waved at him and signaled to follow. So he did that because he did not have other option except it. और दूसरा कोई ऑप्शन भी उनके पास नहीं था. उस पायलट की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के अलावा उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं था. एक सेफ लैंडिंग वो करते हैं वहां पे. The narrator flew for half an hour, which was quite strange to him. आधे घंटे के बाद, है ना, आधे घंटे तक उड़ान भरते रहे और जो उनके लिए बड़ा ही अजीब अनुभव देने वाला था, स्ट्रेंज फीलिंग देने वाला था. वो भी स्ट्रेंज फीलिंग इसलिए था कि ही हैड फ्यूल ओनली फॉर 5 or 10 मिनट्स. क्योंकि उनके जो प्लेन में, इंजन में जो फ्यूल बचा हुआ था वो सिर्फ 5 या 10 मिनट तक ही उड़ान भरने में सक्षम था. फिर वो कैसे इतने देर तक, हाफ एन आवर तक की उड़ान वो कैसे भर सके, ये भी आश्चर्य की बात थी. और जब सब कुछ समाप्त हुआ तो उनको 2 ब्राइट लाइंस इन फ्रंट ऑफ हिम. सामने उनके 2 तेज प्रकाश वाली लाइन दिखाई पड़ी. और ऐसा रनवे पे होता है, जहां पे हवाई जहाज उतरता है या उड़ान भरता है, उस रनवे पे वो दिखाई पड़ता है. He was able to land safely. और बहुत अच्छे तरीके से, सुरक्षा पूर्वक, सुरक्षित उन्होंने अपनी लैंडिंग कर ली थी. और इस बात की से उनको एक शांति का एहसास होता है, रिलीफ मिलती है, सब कुछ लगता है अब ठीक हुआ. इट वाज जस्ट लाइक अ मिरेकल फॉर हिम. और उनके लिए कहा जाए तो ये एक मिरेकल की तरह था, एक अद्भुत घटना थी.
ये अपने आप में एक अजीब घटना थी और ग्रेटेस्ट सरप्राइज और उनके लिए अवेट कर रहा था। एक ग्रेटेस्ट सरप्राइज कैसे था कि द नरेटर केम आउट फ्रॉम हिज, अपने प्लेन से बाहर निकलते हैं और ही वांट्स टू थैंक अनदर पायलट हु हेल्प हिम इन दैट स्टॉर्म। वो दूसरे पायलट को वो चाहते हैं कि उसको हम थैंक करें, उसकी थैंकिंग करना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं। लेकिन जब वो जाते हैं कंट्रोल टावर में और वहां जो जो वुमन बैठी हुई थी उससे वो बात करते हैं, पूछते हैं कि कौन था वो। हियरिंग हिज वर्ड्स द वुमन लाफ्ड, तो उनके इस शब्द को सुनकर वो औरत पहले तो खूब हंसती है एंड सेड दैट देयर वाज नो अदर एरोप्लेन एक्सेप्ट हिज। वो बताती है कि इस स्टॉर्म क्लाउड्स में आपके अलावा और कोई भी एरोप्लेन नहीं था, बस आपका जो एरोप्लेन था वो एकमात्र एरोप्लेन था। ऑब्वियसली इट वाज अ बिग सरप्राइज फॉर द पायलट। ये पायलट के लिए बहुत बड़े आश्चर्य की बात थी कि आखिर कोई नहीं था तो कौन उसको मदद किया। वो डम रह जाता है, डम फाउंडेड रह जाता है, बिल्कुल अवाक रह जाता है। उसको समझ नहीं आता है क्या करे, क्या इस पर वो निर्णय ले, क्या सोचे, बिल्कुल अवाक रह जाता है। ही हैड नो एक्सप्लेनेशन फॉर द मिरेकल, क्योंकि इस मिरेकल, ये कैसे ये मिरेकल हुआ, ये कैसे अद्भुत घटना घटी, ये बिल्कुल अलग हटकर जो घटना घटी, आखिर क्या था इसमें, कौन सी ऐसी बात थी, वो समझ नहीं पाता है, उसके पास कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं थी। गाइस, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? आपके पास कुछ क्वेश्चन है तो बताइए। हैव यू एनी क्वेश्चन टू आस्क? हैव यू एनी क्वेश्चन? नो। So I am talking some questions from other poem also, A Tiger in the Zoo. A Tiger in the Zoo. ये लेस्ली नॉरिस की लिखी हुई पोएम है, ए टाइगर इन द जू। साफ ही इससे लग रहा है टाइगर है कहां पर, इसमें जू में है। जब जू में होता है, चिड़ियाघर में होता है, तो उसकी सारी शक्ति जो होती है, जो उसका पावर जो होता है, अगर वो पिंजरे में रखा हुआ है तो पिंजरे के अंदर वो कैद होके रह जाता है। उसकी सारी ताकत उस पिंजरे के अंदर कैद रहती है और उसके पास चलने के लिए भी थोड़ी सी जगह होती है। और उसके बॉडी पर के शुरुआत की लाइन में ही देखिए कि he stalks in his vivid stripes। स्ट्राइप्स जो शरीर पर धारियां है उसके लिए कहा है कि वो जो कुछ कदम चल पाता है, the few steps of his cage, पिंजरे के कुछ कदम, जो थोड़ी सी जगह है उसमें वो कुछ कदम चल पाता है, on pads of velvet quiet, और बिल्कुल शांत पैर में, वो जो उसकी जो वेलवेटी जो लेग है, नीचे का पैर का जो हिस्सा है वेलवेट वाला है, वो कोई आहट नहीं होने देता है, कोई आवाज नहीं उससे आती है। इन हिज क्वाइट रेज, और अंदर अंदर उसका गुस्सा भी शांत है, वो अपना गुस्सा दिखा नहीं सकता है। दोनों जगह क्वाइट का प्रयोग किया गया है, दोनों लाइनों में क्वाइट का प्रयोग किया गया है, लेकिन दोनों क्वाइट का मीनिंग डिफरेंट है। एक क्वाइट का मतलब है जब वो चलता है तो उसकी आवाज नहीं निकलती है, दूसरा वो अपने गुस्से को भी शांत कर रखा है। शांत इसलिए कर रखा है बिकॉज ही नोज दैट ही कैन नॉट डू हार्म टू अदर्स, किसी का कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, बिकॉज हिज होल स्ट्रेंथ, उसकी जो सारी ताकत है, होल स्ट्रेंथ इज बिहाइंड द बार्स, उसकी सारी शक्ति जो है वो बार्स के पीछे छुपी हुई है। सारी शक्ति उन सलाखों के पीछे, लोहे की मोटी मोटी जो सलाखें लगी हुई है उसके पीछे छुपी हुई है, और वो हेल्पलेस है। ही नोज इट वेरी वेल दैट ही इज हेल्पलेस। बहुत अच्छे तरीके से वो ये बात जानता है कि वो हेल्पलेस है, वहां उसकी ताकत का कोई मतलब नहीं है, कोई उसकी मदद करने वाला नहीं है। ही नोज इट वेरी वेल। ही शुड बी लर्किंग। अब जगह चेंज हो रहा है, पोएट का दिमाग मूव कर रहा है और वो इमेजिन कर रहा है कि उसे होना कहां चाहिए था।
चूंकि ये जंगली जानवर है, टाइगर्स रियल होम इज इन फॉरेस्ट, वास्तव में उसका रियल घर जो है वो कहां पर है, फॉरेस्ट में है, तो उसको वहीं होना चाहिए। तो पोएट एज्यूम करते हैं कि ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, वो सोचते हैं कि उसे होना कहां चाहिए था, तो ही शुड बी इन द फॉरेस्ट, बड़े बड़े जो घास, ऊंची ऊंची घास जो मैदान, मतलब घास के मैदान होते हैं, ऊंचे ऊंचे घास होते हैं, उसके बीच से स्लाइड करते हुए, सरकते हुए उसको आगे बढ़ते होना चाहिए था। कहां जाने के लिए, नियर द वाटर हो, पानी वाले स्रोत के पास, जहां पर पानी का स्रोत है, चाहे कोई झील है, चाहे कोई पौंड है, चाहे कोई पटल ही क्यों ना हो, बड़ा सा गड्ढा ही क्यों ना हो जिससे पानी है, तो वहां उसे होना चाहिए। और किस लिए वहां होना चाहिए, उसके आसपास क्यों होना चाहिए, क्योंकि वो वहां पे घात लगा के जब बैठेगा, वेटिंग फॉर किसके लिए, प्लम्प डियर पास, उस वाटर होल पे, उस पानी के स्रोत पे जब कोई मोटा तगड़ा, कोई प्लम्प डियर, कोई हिरन वहां से पास करेगा, निकलेगा, प्लम्प का मतलब होता है मोटा तगड़ा, गुजरेगा, तो वो उसको क्या करेगा, अपना शिकार उससे प्राप्त करेगा। तो पोएट यहां इमेजिन करते हैं कि उसे जंगल में होना चाहिए, he should be snarling around houses at the jungle's edge। और यही नहीं, वो कहते हैं कि जंगल के किनारे जो और घर सब बने होते हैं, उस घर में लोगों को डराते धमकाते हुए उसको होना चाहिए, टेरराइज करते हुए होना चाहिए, गांव के लोगों को डराते हुए, टेरराइज करते हुए होना चाहिए जंगल के किनारे। बेरिंग हिज व्हाइट फैंग्स, अपने तेज जो आगे के दांत होते हैं, नुकीले दांत होते हैं, उसकी तुलना फैंग्स ऐसे यूज किया जाता है स्नेक के जो दो दांत होते हैं विष वाले, उससे तुलना किया है यहाँ पे कि वो उन दांतों से डराते हुए, क्योंकि जब वो दांत आपको दिखाई पड़ने लग जाते हैं तो बड़ा ही डरावना सा दिखता है वो टाइगर, तो वही डराते हुए, भयभीत करते हुए होना चाहिए था। अपने पंजों से, हिज क्लॉज, अपने पंजों का प्रयोग करते हुए, और उससे गांव वाले को टेरराइज करते हुए, भयभीत करते हुए होना चाहिए। बट ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल। फिर वापस पोएट, फिर उनकी इमेजिनेशन वापस पहुंच जाती है वहीं पे जहां पर ऑलरेडी वो टाइगर है। और टाइगर कहां पर है, वो टाइगर है उस कंक्रीट सेल के अंदर बंद है। बट ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी सारी जो शक्ति है, उसके जो सारे पावर हैं, वो कहां है, उस बार के पीछे, उस सलाखों के पीछे बंद है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और मुश्किल से जो केज की जो लंबाई है उसी में कुछ कदम वो चल पाता है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और जो विजिटर्स उसको आसपास दिखते हैं उसको वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है, क्योंकि वो जानता है इससे हमको क्या होने वाला है, ये क्या हमारा कुछ भला करने वाले तो है नहीं, उनको वो इग्नोर करता है। दूसरा ये भी है कि ये विजिटर्स हमेशा आके उसको परेशान ही करते हैं, ये विजिटर्स कभी उसके लिए कुछ अच्छा तो करने वाले हैं नहीं, कुछ अच्छा उसको तो करके देंगे नहीं, इसलिए वो उनको इग्नोर करने की कोशिश करता है, जाओ अपना तुम है ना, उसकी ओर ध्यान नहीं देते हैं, इग्नोर करता है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, और रात के वक्त उसको अंतिम आवाज सुनाई पड़ती है। वो अंतिम आवाज किसकी है, द पेट्रोलिंग कार्स, जो सुरक्षा में लगे हुए जो लोग होते हैं, वो जो अपनी कार को मूव कराते हुए, दौड़ाते हुए आते हैं, तो वो आवाज उसको सुनाई पड़ती है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज, और अपने तेज चमकते हुए आंखों से, उन चमचमाती आंखों से वो किसकी ओर देखता है, उन ब्रिलियंट आईज, ब्रिलियंट स्टार्स की ओर देखता है, उन ब्रिलियंट स्टार्स की ओर देखता है, तेज चमचमाते हुए जो आकाश में स्टार्स हैं, तारे हैं, उनको वो देखता है। और his brilliant eyes shows that he still hopes, और यहाँ पर एक चीज है, उसकी तेज चमकती आंखों में अभी भी आशा है, एक होप है, और वो होप उसको क्या दे रहा है कि जरूर कोई दिन आएगा, the day will come when he would be able to run free, कि एक दिन आएगा ऐसा जब he will also be free to run, वो भी स्वतंत्र होगा जंगल में ऐसे ही दौड़ने के लिए, फ्री दौड़ने के लिए फॉरेस्ट में, एंड लीव इन अ, और नेचुरल सराउंडिंग में रहने के लिए वो स्वतंत्र होगा। तो जहां तक पोएटिक डिवाइस की बात है बेटा, रिपीटिशन का प्रयोग किया गया है, जैसे एक जगह क्वाइट
क्वाइट का प्रयोग किया गया है, ब्रिलियंट का प्रयोग किया गया है, अभी 2 अर्थों में किया गया है। इसके अलावा एलिट्रेशन है, एंड यू वेरी वेल यू कैन फाइंड आउट एलिट्रेशन। एलिट्रेशन आप अच्छे से निकाल लेते हैं। याद है किसी को एलिट्रेशन? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है समझने में? सबको समझ है एलिट्रेशन के बारे में? जैसे देखिए सिंपल, सॉवर, इसमें एलिट्रेशन है। सिंपल, सॉवर, अगर हम ये सब ये मैं लिखता हूं तो डू यू फाइंड एनी एलिट्रेशन? एलिट्रेशन है इसमें? इज देयर एलिट्रेशन? यस, रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स विद द सेम लेटर एस, और ये होना चाहिए कॉन्सोनेंट। ये जो होना चाहिए कॉन्सोनेंट के लेटर होने चाहिए, देन यू विल फाइंड सिंपल, सॉवर। ओके गाइस?